बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं कैसर खान तनौली। नाज़रीन, रिपोर्टर्स कॉर्नर के अंदर हम लोग गुफ्तगू करते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल, मुल्की मामलात के हवाले से, और ये प्रोग्राम होता है नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद से। आज भी हम लोग मौजूद हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में, और नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हमारी कोशिश होती है कि हम लोग एक ऐसा पैनल तश्कील दें जो कि सारी सूरत हाल के ऊपर बहुत बेहतर नज़र रखे हुए होते हैं, बहुत बेहतर गुफ्तगू कर सकते हैं और बेहतर मामलात को समझते हैं, साफ़ी होते हैं। और यहाँ से मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से खबर निकलती है, खबर जाती है और ख़बर बनती है, और ख़बरें आगे आने वाले दिनों में क्या होंगी, हालात किस तरफ जाएंगे, सारी डिस्कशन करेंगे आज के प्रोग्राम में भी। और सबसे बड़ी बात, एक जो जर्नलिस्ट है उसको किस किस्म की मुश्किलात का सामना है आजकल के मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर, उसको दौरान कवरेज, दौरान अपनी ड्यूटी जो है, जब वो सर अंजाम देने के लिए बाहर निकलता है, और ये रोज़ का मामला है, रोज़ का मामूल है कि जब भी वो बाहर जाता है उसको मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश होते हैं, और हमारे ये साफ़ी किस तरह से इन तमाम तर चैलेंजेस को फेस करते हैं, ये सारी गुफ्तगू भी करेंगे। क्योंकि हालात दिन ब दिन जो है वो कहते हैं कि ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। ख़राबी से मुराद सिर्फ मुल्क की मुआशी सूरत हाल नहीं, मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात नहीं, मुल्क की सियासी सूरत हाल नहीं, साफ़ियों की जो अपनी ज़िम्मेदारी हैं उनके अंदर भी सख्त मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। आज भी हमारे साथ मौजूद है एक अच्छा पैनल, बेहतर समझते हैं सारे मामलात को, और डिस्कशन में भी आपको नज़र आएगा। सबसे पहले मेरे राइट हैंड साइड में मौजूद हैं अज़हर जदोई साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मौजूद हैं माहिरा इमरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और शराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत एक्टिवली तमाम तर मामलात को कवर करते हैं। अज़हर जदोई साहब, आपसे शुरू करते हैं मामले को। और मैंने साफ़ियों की ज़िम्मेदारियों का जिक्र किया, हम लोग रोज़ाना की बुनियादों पर देखते हैं, कल के वाक़े को अगर उठा के देख लें, सुबह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पेशी थी, 4 मुकदमात में उनको पेश होना था, वो पेशी के लिए आए, और कैसे आए पहले तो ये बताइएगा। और दूसरी उसके बाद जो वहाँ पर रवैया हमने देखा सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का और ज़िम्मेदार लोगों का साफ़ियों के साथ, ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि जो रवैये हैं उनमें जो तब्दीली लाने का जो सेहरा है वो इमरान खान साहब को भी है। जर्नलिस्ट किसी तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता जर्नलिस्ट का, ना किसी सियासी जमात से होता है। जर्नलिस्ट तो एक आईना की तरह होता है सहाफ़त, और उसको दिखाता है। लेकिन जो लोग उसको बुरा मानते हैं, जब उनको असल चेहरा दिखाया जाता है तो फिर वही लोग जो है ना वो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, बजाय इसके कि वो अपनी शक्ल देखकर अपनी शक्ल बेहतर बनाएं, वो आईना तोड़ने के चक्कर में लगे रहते हैं। यही हालात हमने कल देखे हैं कि इमरान खान साहब जब यहाँ तशरीफ़ लाए, इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि उन्होंने जो कौम के अंदर टॉलरेंस थी वो ख़त्म कर दी है। उसके जो हालात हैं वो आपके सामने नज़र आते हैं। देखें, ये बात कोई और मानने को इसलिए तैयार नहीं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, और या खान साहब की अगर हम लोग बात करें, वो कहते हैं कि हमने लोगों को शऊर दिया है, लोगों को समझ दी है, लोगों को अकल दी है, और लोगों को बेहतर फैसले करने के लिए उनको हमने रास्ता दिखाया है। ये उनका मौक़िफ़ है, ठीक है, उनका अपना मौक़िफ़ है, वो पेश करते रहते हैं। लेकिन हमने देखना है अमली तौर पर वो जो किरदार अदा कर रहे हैं वो चीज़ मेन होती है। अमली तौर पर उनका किरदार सबके सामने है। अमली तौर पर आप उसके किसी प्रोटेस्ट में चले जाएँ, वो ना वहाँ पर किसी खातून की इज़्ज़त महफूज रहती है। हमने कई दफ़ा देखा है, चाहे जर्नलिस्ट ख़वातीन जाते हैं उनके साथ छेड़खानी होती है, खुद उनकी ख़वातीन के साथ भी होती है। उसके साथ साथ जब जर्नलिस्ट जाते हैं वहाँ पर, तो वो इस चीज़ को उन्होंने जब से आए हैं उसकी पार्टी ना, उन्होंने इस चीज़ को एक रूटीन बना रखी है कि हमने जर्नलिस्टों के साथ छेड़खानी करना है, उनको तशद्दुद करना है, और उनकी पार्टी की तरफ से उनको हमेशा इनकरेज की जा रही है। अज़हर जदोई साहब, मेरा ज़ाती ये मानना है कि हमने ये मामलात इससे पहले भी देखे हैं। मुशर्रफ साहब का दौर हमने देखा, हमने उसके बाद जितनी भी सियासी हुकूमतें बनी, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, मुस्लिम लीग नून का दौर हमने देखा अभी 13 से 18 तक का। इसके अंदर जब जब हुकूमतें आई, तमाम तर जो हुकूमती जमातें थी, उन्होंने बातें तो ऐसी की कि साफ़ियों का हम लोग तहफ़्फ़ुज़ देंगे, साफ़ियों का हम लोग इज़्ज़त व एहतराम जो है उसको बरकरार रखेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ी पिटाई कर दी। यही रवैया है कि एक दफ़ा हम सियासी जमात के जो इस वक्त नून लीग के कायदीन हैं उनके साथ हम प्रोटेस्ट में, वो पोजीशन में थे, हमने उनको कहा कि आप हमसे कमिटमेंट कर लें कि जब आप इक़्तिदार में जाएंगे तो आप ऐसे रवैया अख्तियार नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ये कमिटमेंट नहीं कर सकते। लेकिन कम अज़ कम ये पहले एक तरीक़ाकार चल रहा था। पहले कम अज़ कम एक रख रखाव ये होता था, एक्सक्यूज़ कर लिया जाता था, माफ़ी मांग ली जाती थी। मैं आपको मुशर्रफ दौर का वाक़या सुनाऊँ कि मुशर्रफ दौर में 3 मई को पार्लियामेंट हाउस के सामने साफ़ियों को गिरफ़्तार किया गया, तशद्दुद हुआ, गिरफ़्तार करके ले जाया गया। उसके बाद कमेटी बनी, और कमेटी के बाद पार्लियामेंट हाउस में इजलास हुआ। इजलास में चौधरी शुजात उसकी सदारत कर रहे थे, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया थी, जर्नलिस्ट भी आए हुए थे। उन्हें सब की बात सुनी, आखिर में उन्होंने सबसे माफ़ी मांग ली। लेकिन एक तरीक़ाकार था, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी उन्होंने कहा जी आप। हमें इलेक्शन कमीशन के सामने वाला वो वाक़या भी याद है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रहे थे, और तारिक अजीम साहब उस टाइम उनकी मुशर्रफ साहब की कैबिनेट के मेंबर थे, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, वो ज़ख्मी भी हुए, और उसके बाद वज़ीर मुमलिकत थे, वज़ीर मुमलिकत थे, बिल्कुल। और उस टाइम उन्होंने अपने घर बुला के साफ़ियों का जी कोई बात नहीं, मैं माफ़ी करता हूँ, दरगुजर करके आगे बढ़ते हैं। माहिरा इमरान साहिबा, आप
आपने अज़र जदोई साहब की गुफ्तगू सुनी, हम लोग सब इस सिस्टम से, इस तमाम तरह जो सूरत हाल से वाकिफ़ हैं, और ख़ास तौर पर ख़वातीन का अगर हम लोग किरदार देखें, जिस तरह से अज़र जदोई साहब ने जिक्र किया कि ख़वातीन काम करने के लिए मजबूर हैं, वो जाती हैं, उनका प्रोफेशन है, वो उसके लिए अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देने के लिए बाहर निकलती हैं, उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, मैं बिल्कुल जतोई साहब की बात से इस लिहाज से एग्री करती हूँ कि हम आईना होते हैं और हमने चेहरा दिखाना होता है लोगों को। तो लेकिन अब आजकल ये असल में आईना आपको चेहरे लगता नहीं है कि ऐसे धुंधला हो गया है शायद, और नहीं, इसमें चेहरे ऐसे हो चुके हुए मर्जी की हैं शक्लें मस्त देखना कि पसंद करते शायद हैं। वो जवाब दे अब रहे, वो मतलब जवाब देने के काबिल नहीं रहे। क्या हमें कभी इदारों की तरफ से इस विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ता है, सियासतदानों के ख़िलाफ़ आप बात कर लें तो उनकी तरफ से, अगर मजहबी जमातों के ख़िलाफ़ आप बात कर लें तो उनकी तरफ से हर दफ़ा हम अपने आप को ख़तरे में डालते हैं। हम चाहते हैं कि वो सारी मालूमात लोगों तक पहुँचाएँ, लेकिन ये कि अगर जो भी आप जिनके आप कवर करने जा रहे होते हैं, वो उनका ख्याल है कि आप हमारे एंगल से मालूमात लोगों तक पहुंचाएं, वरना आपके साथ ये सलूक किया जाएगा। हमने देखा कि जो मजहबी जमातों के भी उनके अंदर किस तरह से सहाफ़ियों को बाकायदा गालियाँ दी गई और उनको कहा गया कि ये तो उनको करते हैं प्रमोट। तो ये विक्टिमाइजेशन जो है ना मुख्तलिफ तरह से जारी है। कहीं पर तो हमने ये देखा कि बिल्कुल मार ही दिया जाता है, जो ऐशा शरीफ के साथ हुआ। कहीं पर हमने उन्हें जेलों में जाते देखा, कोर्ट्स के चक्कर लगाते देख रहे हैं बहुत सारे सहाफ़ियों को हम। तो ये मेरे ख़्याल में एक जो अदम बर्दाश्त है जो माशरे में पैदा हो चुकी है, हर तबके में पैदा हो और ये चुकी किसी है। एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं है, ये सब नहीं, आपके इसमें इदारों असर में भी डालते हैं आपको अपने। अदम बर्दाश्त नज़र आती है, क्योंकि सवाल करना पसंद नहीं आ रहा किसी को भी कि उनसे सवाल किया जाए कि आप यहाँ पर गलत हैं। पहले हमने देखा था कि भाई तहम्मुल से उसका जवाब दिया जाता था, अब वो तहम्मुल हमें जिन्होंने जवाब देना उनमें ख़त्म होता नज़र आ रहा है। आपको वो एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, आपको माइक्स हटा दिए जाते हैं जो चैनल पसंद लेकिन नहीं इसमें होता कुछ देखें, उसका। कहीं ना कहीं पे हमारा कसूर तो है। जब जर्नलिस्ट कहीं ना कहीं पर अपने बहुत सी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करता है, दैट्स वाई ये सारी सिचुएशन बनी है। हमने मीडिया हाउसेस को देखा, हमें बज़ाहिर बहुत साफ नज़र आता है कि ये पार्टी है, ये चैनल्स का मैं नाम दिए बगैर ये बात करूँगा कि ये फ़लानी जमात को सपोर्ट कर रहा है, ये फ़लानी जमात को सपोर्ट कर रहा है, ये फ़लाना एंकर फ़लाने के हक़ में बोल रहा है, ये फ़लाना एंकर फ़लाने के हक़ में बोल रहा है, ये सीनियर तजज़ियाकार किसी एक लाइन पर चल रहा है, किसी और की बताई हुई लाइन पर चल रहा है। ये चीज़ें ज़ाहिर बात है, तकसीम तो हमारे अंदर है, तो तब ये मामला हुआ ना। देखिए, तकसीम तो है, और अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में आपको तकसीम नज़र आती है। चैनल्स जो होते हैं ज़ाहिर है सपोर्टेड होते हैं बाय सर्टन पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल व्यूज़, लेकिन ये कि जिन्होंने जवाब देना होता है वो उसमें महारत रखते हैं कि उन्होंने जवाब किस तरह से देना है, किस तरह आपने उसको भी सेटिस्फाई करना है जो मुखालफाना सवाल आएगा, और जो आपके हक़ में आ जाता है तो उसको भी आपने इनकरेज करना है। तो ये तरीक़ाकार है जो मेरे ख़्याल से सीखना पड़ेगा, क्योंकि अब सोशल मीडिया के दौर में अब आप ये नहीं रोक सकते। अगर आप चैनल पर पाबंदी भी लगा लेंगे, उनसे पैसे भी ले लेंगे, लेकिन एक बंदा जो अपने फ़ोन लेके खड़ा हुआ है, आपके ऊपर आप कौन सा कानून उसके ऊपर लागू करेंगे और कितना लागू करेंगे, कितनों को उठाएंगे, क्योंकि हर एक के पास फ़ोन है, कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी आपसे सवाल कर सकता है। तो और जो ख़वातीन की जहाँ तक आपने बात की, तो वाकई अगर आप देखें तो वो वाकई एक वल्नरेबल या कमज़ोर पोजीशन में होती हैं। जब एक जलसा है ख़ास तौर पे, जैसे कल था, और उसमें आपको नहीं पता कि कब हालात ख़राब हो जाएं, लेकिन आपकी ड्यूटी है। तो मेरे ख़्याल से जो वहाँ पर इंतज़ामिया मौजूद है, जो वहाँ पर जिस पॉलिटिकल पार्टी का वो जलसा हो रहा है, उसके जो रहनुमा हैं, उनके ऊपर बनता है कि जी वो किस तरह से उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, तमाम सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दें, और ख़ास तौर पे ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके लिए तरीक़ाकार बनाना, अपने वर्कर्स को इसके ऊपर राज़ी करना कि आपने कभी नुकसान नहीं पहुँचाना। और ये जो कल का वाक़या है जिसकी वजह से हम आज यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, उसमें तो पुलिस हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने तशद्दुद किया, सारी वीडियोज़ बनी सबके सामने। तो महकमे को क्या हिदायत जारी की जाती हैं जर्नलिस्ट के हिसाब से, जर्नलिस्ट को आया एतमाद में लिया जाता है, नहीं लिया जाता कि आपने इस जगह पर जाना है, इस जगह पर नहीं जाना है, या एकदम से फ़ैसला कोई भी इदारा सुना देता है कि जी कोर्ट में जर्नलिस्ट का जाना मना था, इसलिए हमने इकदाम किए। तो मेरे ख्याल से इसकी कोर्ट हमें में अगर जर्नलिस्ट के जाना मना था, तो बाकी जो कई सौ लोग, सैकड़ों लोग अंदर चले गए, उनको कौन रोकेगा? ऑन शिराजी आप तो विक्टिम हैं, और आपने ये सारी चीज़ें अपने ऊपर बर्दाश्त भी की, और उसके बावजूद अपने प्रोफेशन को बड़े अच्छे तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। ये मामला कहाँ पे ख़राब है, और इसको किसने ठीक करना है? कोई ठीक करने के लिए संजीदा भी है कि नहीं? देखिए, एक तो मैं कहूँगा, जिस जानब पहले आप इशारा कर रहे थे कि यकीनी तौर पे बाज़ जो हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो आउटलेट बन गए हैं, और जैसे होता है ना कि बाटा की आउटलेट से आपको सर्विस की चीज़ नहीं मिलेगी, और सर्विस की आउटलेट यानी मुख्तलिफ चीज़ों के अपने अपने आउटलेट्स हैं। इसी तरह एक चैनल है, वहाँ से आपको एक पार्टी के हक़ में बात सुनाई देगी, दूसरे चैनल से दूसरी पार्टी के। हमारे कुछ चैनल खबरें नहीं दे रहे, वो ये चाह रहे हैं लोग देखना क्या चाह रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। मतलब मुझे एक पार्टी देखते हैं कि हाँ, मुझे एक पार्टी अच्छी लगती है तो वो चैनल वही दिखाएगा ताकि उसकी रेटिंग आए, दूसरा चैनल वो दिखा रहा है। तो इसने हमारी सहाफ़त को भी नुकसान पहुंचाया। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि अब आप देखें ना कि एक चैनल जो किसी पार्टी के ख़िलाफ़ नेगेटिव
एक तो खबर दे रहा है, एक नेगेटिव कैंपेन चला रहा है, उसकी डीएसएनजी जब उस पार्टी के उसमें जाएगी जलसे में, तो उस डीएसएनजी में कौन होगा? वो डीएसएनजी में मेरा डीएसएनजी ड्राइवर होगा, मेरा रिपोर्टर होगा, इंजीनियर मेरा होगा। कैमरामैन होगा। अच्छा, वो एंकर, वो मालक, वो पॉलिसी साहब, वो तो ऊपर बैठा हुआ है, उसे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, वो जो है, वो जो 25,000, 30,000, 40,000 वाला एक उसकी तनख्वाह है, और वो भी उसे कोई 1.5-2 माह बाद जाके मिलती है, वो उसकी ज़िंदगी जाके लग जाती है स्टेक पे। तो सबसे पहले तो ये है कि पॉलिसी साजों को ये देखना होगा, असल उन्हें फील्ड में जाना नहीं पड़ता, उन्हें इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता, तो वो बड़ी आराम से पॉलिसीज़ बना लेते हैं। और वो जनाब गाने भी लग जाते हैं बॉलीवुड के मुख्तलिफ सियासतदानों पे, और फिर रफड़ सानू पै जाता जो हम फील्ड में जाते हैं। ये तो होगी पहली बात मीडिया की पॉलिसी के हवाले से। और ये मैं हमेशा से इसके हक में रहा हूँ कि मीडिया को कोई एक लाइन बनानी है, हम अगर आईना है तो फिर उस आईने में सही चेहरा नजर आना पाकिस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से हम आज से अगर 10-11 साल पहले की बात करें, 2010-11 में एक आ जाता था कि इसकी लाइफ बहुत कामयाबी, ये सीखने के अमल में पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अभी इतनी तादाद नहीं है, ये उस वक्त कम चैनल्स थे, और अभी एक कहते हैं ना कि सीखने का अमल जारी है, और इसमें आने वाले वक्त में बेहतरी आएगी। हमने वो बेहतरी तो नहीं देखी अगले 10 सालों में, मजीद खराबी पैदा होगी। देखें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद अब चीज़ें सोशल मीडिया पे चली गई हैं, अब ट्विटर, फेसबुक पे चली गई हैं। अब जो हमें प्रेस रिलीज आती थी, आपसे ज़्यादा प्रेस रिलीज तो अब ट्वीट हो जाती हैं, हमें यहाँ ट्वीट भेज दिए जाते हैं, या हमने फॉलो किए हुए होते हैं, हम खुद उठा लेते हैं। लेकिन जिस जानब आप इशारा कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं जी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। नहीं, अखबारात भी यही कहा जाता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से अखबारात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। अखबारात की अहमियत अपनी जगह मुसलमा है, वो मौजूद है, चाहे वो अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर है या उर्दू, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी रहेगा। अब देखें ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक स्टोरी जब आती है तो कोई उसको ओन तो कर रहा होता है ना, कोई एक चेक भी होता है, एक पॉलिसी भी होती है, सबको पता है, पैमरा भी, तो उसकी जो अथेंटिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है सोशल मीडिया बिल्कुल पर। ऐसे। अच्छा, सोशल मीडिया पर मैं ये कहता हूँ खबर दुरुस्त नहीं होती, लेकिन फोटेज दुरुस्त होती है। जो सोशल मीडिया के जरिए फोटेज आती है ना, वो 90% फोटेज। आजकल ये भी नहीं है ना मामला, आजकल आपको पता है फेक न्यूज़ और बहुत सारी टर्म्स जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, चीज़ें बहुत तोड़ बरोड़ के पेश मैं की जाती अगेन हैं। यही कह रहा हूँ, डीप फेक जो है ना वो 10% है सोशल मीडिया पे। मैं खबर की बात नहीं कर रहा, मैं फोटेज की बात कर रहा हूँ। मैं फोटेज की जो बात कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पे आपको पता है आती है, कि तस्वीरें जो हैं वो भी चेंज हो जाती हैं, उनकी बैकग्राउंड चेंज हो जाते हैं, सर देखिए ना वीडियोस कितने तब्दील हो परसेंट जाती लोग हैं। कर सकते हैं, मतलब जो पूरा नेटवर्क रूटीन है। के लोग हैं ना, हाँ। वो अब वो पता चल जाता है। अब अगर एक पार्टी की जान, मतलब ये पता चल जाता है ये तारिक इंसाफ के मीडिया सेल से है, ये नून लीग के मीडिया सेल से है, ये पीपल्स पार्टी के, वो मतलब बतौर जर्नलिस्ट हम जब बैठे हुए होते हैं तो हमें वो तो समझ आ जाती है। लेकिन जिस जानब आप इशारा कर रहे हैं ना कि बिल्कुल, मैं खुद विक्टिम हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे मामलात में। आजकल वो बड़े मतलब वो क्या कहते हैं हाजी नमाजी बने हुए हैं शहबाज गिल साहब, वो जब वो उनमें फ़रौनियत छलकती थी और झलकती थी उनके अंदाज से, तो हमने वो दौर भी देखा हुआ है। लेकिन अगर कोई ये समझे कि वो साफियों को डरा लेगा और उसकी वजह से वो सवालात नहीं पूछेंगे, और या ये कोई ऑफर करे कि जनाब आपको कोई बेहतर चैनल में हम एडजस्ट करवा देंगे, ठीक है मैं नाम नहीं लेता, आपको बेहतर चैनल में एडजस्ट करवा देंगे, आपने सख्त सवाल नहीं पूछने, तो मेरे ख्याल में वो एमको की जन्नत में रहते हैं। वो जो जिस तरह के साफ़ी उनके साथ हैं उस तरह के वो सब साफ़ियों को समझते हैं। तो मेरे ख्याल में जो साफ़ी बतौर पैशन आया हुआ है और जो अपने पेशे को इबादत समझता है, वो और अंदाज में साफ़त करता है, और वो जिस अंदाज में साफ़त करता है वो इनको भी पता है, ना वो बिकेगा और ना वो इनकी बिल्कुल वो ऐसी कि है। आपको फलां चैनल अजहर में और जतोई फलां साहब, चैनल। मैं हमें किस अंदाज में साफत करनी है और हम लोग साफत कैसे करेंगे, मैं आपसे पूछूंगा। नाज़रीन, प्रोग्राम वक्त हो जाता है ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। आप लोग देख रहे हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। प्रोग्राम है रिपोर्टर्स कॉर्नर और नेशनल प्रेस क्लब में हम लोग मौजूद हैं। अजहर जतोई साहब, हमने साफत कैसे करनी है और क्या तरीक़ाकार अपनाएं कि साफत भी हो और जान भी बचे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमने सहाफ़त स्टार्ट किया आज से 25-26 साल पहले, उस वक्त हम देखते थे कि उस इदारे का जो एडिटोरियल बोर्ड होता था वो बड़ा पावरफुल होता था। एडिटर की मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा भर्ती नहीं हो सकता था, एडिटर के मर्ज़ी के बगैर ख़बर नहीं लग सकती थी, एडिटर की मर्ज़ी के बगैर कोई ख़बर तस्दीक के बगैर शायद नहीं होती थी। लेकिन अब हालात चेंज हो चुके हैं। जब से पोलराइजेशन हुई है मुख्तलिफ सियासी जमातों की, जब से
इन्वेस्टर लोग इन्वॉल्व हुए हैं, जो प्रोफेशनल इदारे थे वो तबाह हो चुके हैं या तकरीबन अब ख़त्म हो चुके हैं। उसके सारे सराहत जर्नलिस्टों पर पड़ रहे हैं, वर्कर्स पर पड़ रहे हैं। आप देखें कि वो तनख्वाहें नहीं दे रही। देखें ना, एक कौल है बड़ा मशहूर किसी बड़े शख्सियत का कि मुफलिसी जो है वो कुफ्र तक पहुंचा देती है कि सहाफ़ियों को एक तरीक़ाकार के तहत मुखलिस रखा जा रहा है, उनको तबाह किया जा रहा है मुआशी लिहाज से। जब वो इस लिहाज से कमज़ोर होंगे तो वो क्या ख़बर देंगे, वो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे। अब जितने भी हमने देखे हैं कि इस वक्त रियल स्टेट के जो जितने भी माफियाज हैं वो इन्वॉल्व हो चुके हैं, बिल्कुल दीगर माफियाज हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो अपने मकासद के लिए इसको चला रहे हैं और उन्हीं की वजह से आप देखें वो सियासी कारकुन भी बने हुए हैं। अब हमें हमने देखा है पसंदीदा लोगों को पैसे भी बड़े अच्छे देते हैं। हाँ, अब मैं आपको बताऊं कि अब वो डायरेक्ट आप किसी से बात करें ना कि भाई आप अपना मौक़िफ़ दें तो आपको पूछते हैं आप फलां अखबार से बोल रहे हैं, मैं आपके मालिक से बात करता हूँ, वो खबर हो जाएगी। लेकिन ना आप इन हालात में फिर हमें जो हमारे जर्नलिस्ट तंजीमें हैं वो हमें कहती है कि भाई सहाफ़ी जो होता है वो खबर नहीं बनता, खबर देता है। आप खबर ना बने, आपको अगले दिन मार दिया जाए तो कौन आपके बच्चों की माहिरा इमरान साहिबा, इस सारी सूरत हाल के अंदर हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं, हमारे जो क्लब्स हैं, जो यूनियंस हैं, वो ठीक काम कर रही हैं? देखिए, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अब सहाफ़ी वाकई में जो अगर प्राइवेट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो मालिक की पॉलिसी होगी और मालिकान ने बताया कि लिस्ट किया कि बिजनेसमैन और लैंड माफिया ये वो उन सब के पास अब चैनल्स हैं पूरे और वो फिर पूरा एक प्रेशर ग्रुप चला रहे होते हैं। तो अभी सहाफ़ी के पास एक बहुत कम स्पेस होती है कि वो उस तरीके से काम कर सके कि जो आइडियल हम उसके ऊपर रखते हैं ना एक सहाफ़ी को, कि वो उस लेवल पर चला जाए कि जो इम्पार्शल हो बिल्कुल और एथिकल हो बिल्कुल, तो वो हमारे पास बहुत कम स्पेस होती है। तो इसी तरह जो यूनियंस और प्रेस क्लब होता है, प्रेस क्लब तो एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है बेसिकली जहाँ पर सहाफ़ियों के लिए एक्टिविटीज़ की जाती हैं। यूनियन पे सारा का सारा बर्डन आ जाता है और यूनियन भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जाकर वहाँ पे जलसा कर सकती है, वहाँ पर शोर मचा सकती है। लेकिन जो यूनियन वाले होते हैं वो भी किसी ना किसी जगह पर तो मुंसलिक होते हैं, उनके पास भी तो अपने मालिकान की इदारे की पॉलिसी तो होती है, उसके अगेंस्ट कैसे जाएंगे? हाँ जी, और असल में यही होता है कि जिस इदारे में ये होता है कि वहाँ पर उनके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो हम खुद उनके मुलाजमीन से कहते हैं कि आप इस प्रोटेस्ट में ना आए, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद विक्टिमाइजेशन हो सकती है, उन्हीं को निकाल दिया जाएगा कि भाई जी मालिक के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही थी और आप सामने बाहर खड़े हुए थे। तो ये हमें करना पड़ जाता है पॉलिसी के तहत। लेकिन ये कि आवाज़ को बुलंद करना, इससे ज़्यादा ज़ोरदार आवाज़ को बुलंद करना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमने देखा कि यूनियंस को भी डिवाइड कर दिया गया है। अब अगर आप यूनियन ही इस्लामाबाद में ही देख लें तो इसमें भी हुकूमत के भी किरदार बहुत होता है और जो यही जो माफियाज़ हैं आप कह रहे हैं इनका भी किरदार बहुत होता है कि वो मुत्तहिद होंगे तो एक बड़ी बुलंद आवाज़ पैदा होगी जो कि उनके लिए मसाइल खड़े कर सकती है। तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमें साजिशें और ये कोशिश नज़र आती है किसी तरह पीछे कर दिया जाए। साबिक सदर मुशर्रफ साहब का दौर देखा कि उस वक्त जर्नलिस्ट किस तरह से इकट्ठे होते थे और कैसे अपने हक के लिए खड़े हो जाते थे। ओन शिराजी साहब, हम लोग अपनी मदद आपके तहत ही आगे बढ़ेंगे? आपको ये लगता है कि ये या कोई ऐसी ताकत या कोई ऐसी सहाफ़ती तंजीम या ऐसे लोग मौजूद हैं जो वाकई आपके हक के लिए खड़े हो सकते हैं, या बस अल्लाह के आसरे खुद ही अपनी मदद आपके तहत आपने अपनी कमर कस लेनी है? देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि रियासत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। आज़ादी सहाफ़त जो है वो किसी भी हुकूमत और रियासत के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमारी रियासत की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वहाँ पे ट्यूब है। ठीक है, जिस दिन रियासत की रीढ़ की हड्डी हो गई ना ठीक तरह और रियासत अपने पाँव पे खड़ी होगी, ये माफिया अगर लेते हैं लाइसेंस तो ये आप लाइसेंस देते हैं या मैं देता हूँ? ये पैमरा देता है ना, इसका पूरा एक तरीक़ेकार है ना, इसकी पूरी जनाब छानबीन होती है, फिर बहुत सारे इदारे हैं जो सिक्योरिटी क्लियर करते हैं। तो अगर कोई कब्ज़ा माफिया है, अगर कोई जनाब स्मगलिंग माफिया है, तो उसको अगर चैनल का लाइसेंस मिल रहा है तो उसमें मेरा कसूर है, आपका कसूर है या रियासत का कसूर है? क्योंकि ये हुकूमत नहीं दे रही, रियासती इदारे भी और हुकूमत मिल के मतलब पूरा एक सिलसिला बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये मामला तब ठीक होगा, फिर रियासत इन्हीं लोगों से। और ये नहीं हो सकता कि किसी से कोई मामला ढका छुपा हो, सबको पता होता है कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कौन ला रहा है, किसका चैनल बन रहा है। हमारा कमज़ोर होना सबको सूट करता है और यही वजह है ना। देखे, अब अगर हम किसकी जंग लड़ते हैं, हम आज़ादी राय की जंग लड़ते हैं, हम जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, और जमहूरियत की जंग किन को पसंद नहीं है? ठीक है, और फिर ये माफियाज क्या चाहते हैं, हम किसको एक्सपोज करते हैं? मतलब हम कब्जा माफिया को एक्सपोज करते हैं। जब कब्जा माफिया को एक्सपोज करते हैं उन्हें क्या होना, क्या अपना चैनल है। अच्छा, अब हमारे दोस्त ही वहाँ पे जॉब कर रहे हो, अगर किसी भी जो है बिजनेसमैन अपना चैनल लेके आता है और मैं वहाँ पे काम कर रहा होता हूँ और आप किसी दूसरे चैनल में, तो तुहानू थोड़ा जा तो मेरा यहाँ आ जाना, तो मैनू तुहाडा यहाँ आ जाना। मतलब अब ये रियासत का काम है। अच्छा, भारत में एक बड़ा और तरीका था, भारत में यह है कि जिसके पास अखबार का लाइसेंस है ना उसको चैनल का लाइसेंस देगा।
ठीक है, ये भी बड़ा एक अच्छा तरीका है। आपने ये कर दिया कि इन लोगों को, इन सेठों को, इन मालकान को इतना पावरफुल कर दिया ना कि ये अब मतलब सहाफत नीचे दब गई, इदारे नीचे दब गए। अब तो ये कहते हैं हम हुकूमतें बनाते हैं, हम हुकूमतें अजब करप्शन की कहानियाँ सुना के, और ये कहते हैं कि किंग मेकर हम हैं। तो मेरे ख्याल में इसके लिए रियासत को खड़ा होना है, और उसके साथ साथ प्रेस क्लब, जैसे मायरा कह रही थी, प्रेस क्लब यूनियन एक हद तक जा सकते हैं, उस हद से आगे। और हमारे साफी शहीद हुए हैं, हमारे खिलाफ अब मतलब मेरे अपने खिलाफ केसेस चल रहे हैं, हमें अदालतों में पेश होना पड़ता है, और जब अदालतों में पेश होना पड़ता है तो फिर हमें अकेले पेश होना पड़ता है। मैं तो वही तो बात की ना, फिर हमें अपनी अपना मदद आपके आगे जाना है, प्रोफेशनल लाइफ भी चलानी है, हमने जर्नलिज्म भी करना है। और जो केसेस करने वाले हैं उन्होंने तो आना नहीं होता, वो तो वकला को कॉल कर देते हैं कि जी फलां केस में आपने पेश हो जाना है, और हमें अपनी सारी मसरूफियात प्रोफेशनल छोड़ के जाना पड़ता है। तो अल्टीमेटली जब भी रियासत खुल के सामने आएगी और रियासत प्रोटेक्ट करेगी तो तब ही चीज़ें बेहतर अंदाज में आएंगी। अजहर जदोई साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे और अब हम लोग बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने आज ही फैसला सुना दिया कि जी इलेक्शन होने हैं 90 दिन के अंदर, और अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की असम्बली गवर्नर ने डिज़ोल्व नहीं की, तो इसलिए पंजाब के अंदर जो है वो सदर इख्तियार रखते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है वो गवर्नर ने डिज़ोल्व की है और वो पाबंद हैं तारीख देने के। इलेक्शन कमीशन ने इजलास भी बुलाया, मीटिंग भी होगी, मामला किस तरफ जाते देखते हैं? इंतखाबात होंगे 90 दिन के अंदर पॉसिबल है? जी, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला चाह रहा है, पहले नंबर पर तो ये जो अभी हम पहले बहस कर रहे हैं उसमें समेटने का एक ही नुकता है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। वो तो हर कोई कहता है ना, कानून तो हमारे पास मौजूद हैं, और है नहीं ना, कुरान तो में है नहीं। कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? कल हमने हाई कोर्ट में देखा, जुडिशल कम्प्लेक्स में देखा कि हम जैसा बंदा अगर किसी मुकदमे के अंदर पेश होता है तो वो अपनी प्रॉपर तलाशी दे के अंदर जाता है और कोर्ट रूम में घुसता है। यहाँ पर तो जत्थों के जत्थे चले गए, यही तो सबसे और सर मसाइल 4 की जजेस जड़ 5 यही है ना, घंटे सबसे वेट बड़ी। करते रहे कि मुल्जम तशरीफ ले आए। 4 जजेस 5 घंटे वेट करते रहे कि मुल्जम तशरीफ ले आए और उसके बाद हमें कैसे कानून की तो हुक्मरानी देखिए, होगी? इस वक्त जो मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस वक्त जो हालात चाह रहे हैं भाई, कानून की हुक्मरानी रह नहीं गई। दूसरे नंबर, हम तो आज़ादी सहाफ़त की बात करें, आज़ादी सहाफ़त कैसे होगी जब कानून की हुक्मरानी नहीं रही, मुल्क के अंदर कोई इदारा काम ही सही नहीं कर रहा। आप ये देखें, मुल्क के अंदर जो मुआशी हालात इस वक्त चाह रहे हैं, IMF एक तरफ से नो मोर की पॉलिसी अपना रहा है, बार बार नए नए मुतालबात कर रहा है, तनख्वाहदार तबका वो बदहाल हो चुका है। लोग गुर्बत की लकीर, जो हमारा पहले जो सरकारी स्टेटिस्टिक थे वो 25% थे, और 40% से ऊपर चले 5 गए। रुपए कमी की पेट्रोल की मद में, और 12 रुपए आपके साथ बढ़ा दी LPG की पर केजी पे। LPG की बढ़ा दी है, उसमें बाकी भी बाकी भी बहुत सी चीज़ें आप बढ़ाई। देखें ना कि आप एक महीने के अंदर 100 रुपये बढ़ा लें, फिर 5 रुपये कम कर दें, आपको हम परेशान लगा रहे हैं, ये ज्यादती है सरासर। इसके लिए वही बात है, कानून की हुक्मरानी होगी, सिस्टम बेहतर होगा, सिस्टम बेहतर होगा तो फिर निज़ाम चल सकेगा। अदरवाइज वो जो मैं देख रहा हूँ, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट मौजूद है, मैंने खबर दी है, अभी फाइल भी की है कि हमारे 200 इदारे ऐसे हैं जो खसारे में जा रहे हैं, जिसमें रेलवे भी है, PIA भी है, स्टील मिल भी है, और उनका जो बजट हमारा डेफिसिट है वो हमारे डेवलपमेंट फंड से ज़्यादा है। तो क्यों नहीं उसको ख़त्म कर देनी कर रहे 10 साल से। आप वापडा इसकी बात करें, वापडा की डिस्कोस कंपनियां जो कि बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं, 1 साल के अंदर 5 तकसीम कार कंपनियां जो इसको डिस्कोस कहते हैं, वो 10 अरब यूनिट्स की चोरी करते हैं, 10 अरब यूनिट्स की, जो कि पाकिस्तानी जो इस वक्त जो हालात हैं, जो यूनिट्स की कीमत 30 रुपये तक चली गई है, वो तकरीबन 4-5 खरब रुपया बनता है 1 साल का, सिर्फ 10 कंपनी बात कर रहा हूँ। तो वो बिजली की चोरी, वो सारे मसाइल कौन हल करेगा भाई? आप कानून की हुक्मरानी होगी, चोरों को पकड़ने का हल होगा ना, वो सारा वहाँ पर डाल देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब तो कहती हैं कि हम तो चोरों को यहाँ से पकड़ के जेलों में डालने और कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, इसी के लिए आए थे। और अगली बात देखें, एक तो इस हालात हमारे ऐसे नहीं है मुआशी तौर पर, आप देख लें आपके सामने इस मुल्क के अंदर। एक और आप बात आपके साथ शेयर करते हैं आपके चैनल के थ्रू, कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में एक पैरा पेश हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कि 2 मन सोना गायब हो गया है उनके गोदाम से। उन्होंने कहा भी इसका हिसाब दें, उन्होंने कहा अगले मीटिंग में देंगे। नेक्स्ट मीटिंग, ये मुशर्रफ दौर में SU बेग था, पब्लिक आर्ट्स कमेटी का चेयरमैन, उन्होंने कहा कि हमारे गोदाम में चूहे बहुत हैं और वो चूहे खा गए। कि यार इस मुल्क के अंदर 2 मन सोना चूहे खा जाते हैं, वो पता नहीं कौन से चूहे थे। अच्छा, और दूसरी बात देखें कि इस मुल्क के अंदर एक कानून है नहीं, फाटा का अलग कानून है, पाटा का अलग कानून है, कश्मीर का अलग कानून है। मैं एक अभी बात करूं, अभी सिगरेट कंपनी की बात हो रही थी, उनके ऊपर टैक्स लगाया है।
अब वो कहते हैं भाई जो अगर कश्मीर में आप फैक्ट्री लगा लेते हैं तो उन पर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, गिलगित आप में कोई नहीं है। किसी और जगह लगा दें उधर टैक्स नहीं है। हमारे जो लीगल पैसे दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, उनके ऊपर आप मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप किसी से पूछे बिजनेसमैन से आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या थी, वो कहते हैं मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं फेलर बन गया हूँ। तो उस मुल्क के अंदर आप ईरान के हवाले से मैं आपको बताऊँ, ईरान बॉर्डर से ऑफ द रिकॉर्ड जो हमें ब्रीफिंग दी जाती है कॉमर्स मिनिस्ट्री से, सालाना 13 अरब डॉलर की वहाँ स्मगलिंग हो रही है। सबको पता है, सबको जो पता है, जो लोग अफगानिस्तान से अलग है, बाकी से अलग सबको है। पता है। तो इन इलेक्शन हालात होंगे कि में नहीं सर जी 90 दिन के मेरे अंदर? ख्याल में, क्योंकि मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई है, उसके बाद ये कहते हैं हल्का बंदियाँ करनी है। अभी 3 महीने मर्दमशुमारी और जब तक लगेंगे, मर्दमशुमारी मुकम्मल नहीं होगी छः- इलेक्शन नहीं हो सकते। 6 महीने फिर वो नए हल्का बंदियाँ करेंगे। हाँ। ये नवंबर दिसंबर से पहले मुमकिन नहीं लग रहा। माहिरा आप क्या कहेंगी इलेक्शन? मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो आयरनी है वो ये है कि हर चीज़ हो रही कानून के अंदर ही है। जो PMLN वाले कह रहे हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब कहते हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होता है। लेकिन तो जो सुप्रीम कोर्ट इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फैसला सुना दिया आज। हम एक्सपर्ट हैं कि हम कानून के साथ खेलने के एक्सपर्ट बन गए हैं, एक आम आदमी से लेकर हमारे हुक्मरानों तक, कि वो हर चीज़ हम हैरान होते हैं कि अब शायद कानून हमें तहफ़्फ़ुज़ दे दे। वो कहते हैं नहीं जी दफ़ा वो जो आपका आर्टिकल फलाने के तहत ये भी हो सकता है और आर्टिकल फलाने के तहत ये भी हो सकता है। लाइक आम आदमी की मैं बात कर रही हूँ जो उन्हें समझ आ रहा है कि उन्हें ये लग रहा है कि शायद ये आइन हमें कुछ दे नहीं पा रहा, क्योंकि आइन ये भी कहता है और आइन ये भी कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी सुना दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन इलेक्शन भी नहीं करा सकता, वो भी कानून के तहत है कि वो कहेंगे जी हमारे पास तो पैसे नहीं है, या ये कि हमारा मसला ये कि गवर्नर ने करना था, यहाँ पर जो है वो सदर कर सकता है, ये भी कानून के तहत आप उसको देखें, चैलेंज कर देंगे। तो बस आप इसमें आप देखें नजर ज़रूरत आज तक जितने भी जर्नैल यहाँ आए इस मुल्क के अंदर, उनको किसने तहफ़्फ़ुज़ दिया? इसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वो जो हमारा नजरिया है कि जनाब मुकद्दस गाय का, वो नजरिया कब तक चलेगा इस मुल्क के अंदर? वो जस्टिस तो जी, काजी मेरे फायज ख्याल ईसा में साहब तो- बेचारे अपनी शिकायत करती रहते हैं, उनकी सुनता कोई नहीं। तो बस यही हमारा भी है कि हम भी जब अदालतों में जाते हैं तो वो जो भी हमारे साथ भी हुआ होता है वो कानून के तहत हुआ होता है, क्योंकि हमने जाने से रोका था, इसलिए हमने ये ज़्यादती कर दी। तो ये जो अब कानून है ये कब आम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे पाएगा? अभी जैसे बात की अरबों खरबों रुपए की बात होती है कि वहाँ पर स्मगलिंग हो गई और वहाँ से सोने को चूहा खा गया, तो ये भी अब उन्होंने कानून के तहत जवाब दे दिया और कानून के तहत तो एक्सेप्ट भी हो गया होगा और आज तक फिर किसी ने पूछा भी नहीं। तो ये जो है ना, ये हमारी कोर्ट्स का काम है, ये हमारे इदारों का काम है कि लोगों को ये एहसास दिलाना कि ये कानून आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, कमज़ोर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, मुल्क में अमन के लिए बनाया गया है, मुल्क को एक तरीक़ाकार से चलाने के लिए बनाया गया है। ये कॉन्फिडेंस जो ख़त्म होता जा रहा है ये बहुत ख़तरनाक है कि ये एतमाद आपके लोगों में से उठता जा रहा है। और अगर लाकानूनियत ही हल है तो फिर हर बंदा, हर इंसान, हर शख्स जो है वो फिर कानून से मारवारा होकर बहुत तरीक़ाकार निकाल लेता है और आपको हर तरफ यही लाकानूनियत लेकिन वो नज़र आ रही गरीब है। भी अप्लाई हो जाता है कानून ना, उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको डंडे भी पड़ते हैं, उसको मार भी पड़ती है, जेल में भी जाता है। और शिराजी मसला ये है कि अभी चीज़ जो सामने नज़र आ रही है, बज़ाहिर हम लोग पिछले जो 1 साल से देख रहे हैं, हुकूमत इस पोजीशन में नहीं है, PDM की जो मौजूदा हुकूमत है इस पोजीशन में नहीं है कि वो इंतखाबात में जा सकें, जबकि मुस्लिम लीग नून की क़यादत और बाकी लोग ये बात करते हैं कि हमें इलेक्शन में कोई मसला नहीं। लेकिन उससे पहले मरीम बीवी का हम लोग जिक्र करें, मरीम नवाज़ साहिबा का, वो ये कहती हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ होने वाली तमाम तरह जातियों का इज़ाला होगा और जो कहते हैं ना पड़ रहा है वो दोनों तरफ बराबर होगा, तो उसके बाद आगे बात होगी। पहले अजाला होगा, फिर इंतखाबात होंगे और फिर पता चलेगा कि कौन इक़्तिदार में आता है। इसका मैं आपसे जवाब चाहूँगा, लेकिन एक नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो जाता है, एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, लोग देख रहे हैं रिपोर्ट्स कौन। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ऑन शिराजी साहब, आपसे मैंने सवाल किया था ब्रेक पे जाने से पहले, कैसे मामलात को आगे अच्छा, पहले तो वो जो आप कह रहे थे ना, इमरान खान कहते हैं कि मैंने करप्शन के खिलाफ जंग लड़नी है। माशाल्लाह, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर और टाइगर्स को अमूमी तौर पे अब मुबारकबाद सबसे पहले देता हूँ कि आपने ये परवेज़ इलाही की सदारत में जंग लड़नी है करप्शन के खिलाफ, माफिया के खिलाफ। वो जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू था कुछ अर्से पहले, और वो जो डॉक्टर लिखते थे ना पर्ची पे कि जनाब वोट देना तहरीक इंसाफ को, ठीक है, अब वो यकीनी तौर पे लिखेंगे कि वोट देना परवेज़ इलाही को। और परवेज़ इलाही के संग अगर खान साहब ने करप्शन की जंग, पहले तो उनके इर्द गिर्द जो बैठे हुए थे ना, अगर बात करें तो वो सारे कोई भी करोड़ों के स्कैंडल में नहीं था, अरबों के स्कैंडल में सबके नाम थे। ठीक है, कल आपको पता है उस्मान बुज़दार साहब के करीबी दोस्त और उनके साथी जो हैं उनके घर पे छापा मारा गया,
15 करोड़ रुपए से ज़ायद कैश बरामद हुए और नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद हुई है। अब आप देखें ना कि आने वाले दिनों में ये बहुत सारे छापे लगेंगे। वो चट्टा साहब की यही तो तकलीफ थी। चट्टा साहब वहाँ पे एंटी करप्शन में गए हैं, इन्हें पता है कि उन्होंने जनाब बंदे पकड़ने हैं। इन्हें तो हमेशा से एम्पायर साथ मिला के खेलने की आदत है, कहते दूसरों को है। वो रिजवान रजी हमारे एक जर्नलिस्ट दोस्त है, वो एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहते हैं। वो कहते हैं कि वक्त हाज़िर में जो जुर्म ये खुद कर रहे होते हैं ना, उसी के इल्ज़ाम दूसरे पे लगा रहे होते हैं। मतलब वही इल्ज़ाम दूसरे पे ये लगा रहे होते हैं। तो ये इन्हें पता है कि अब इन्होंने पकड़े जाना है। वो जो माल खाया इन्होंने, देखें 4-4.25 सालों में इस मुल्क के साथ हुआ क्या है। मतलब आप देख लें, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं बना। आपने इतने ज़्यादा कर्ज ले लिए। पंजाब आपने वो उस्मान बुज़दार के हवाले किया सिर्फ इसलिए कि उसके घर में बिजली नहीं थी, इसलिए नहीं आपने हवाले किया। आपने इसलिए हवाले किया क्योंकि वो फरक गोगी को माल पहुंचाता था, और ये तय हो गया फरक गोगी के खिलाफ भी FIR होगी ना, ठीक है। वो इसलिए कि वो बुशरा बीबी का करीबी था, वो इसलिए कि जमील गुज्जर, एहसन जमील गुज्जर के करीब था, वो इसलिए कि वो फिर जो आप कहते थे वो उसी वक्त साइन करके दे देता था। अब आप देखें कि वो जो एक मौसूफ जिनका नाम ले रहे हैं, ख्वाजा आसिफ टीके, ठीक है जी, ताहिर खुर्शीद साहब, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि वो 72 करोड़ उनकी एक बेटी को सलामियाँ पड़ी और 1 अरब 20 करोड़ पहली बेटी को सलामियाँ पड़ी थी। उनके बारे में जो तफसील हमने इकट्ठी की ज़राए से, उसके मुताबिक मौसूफ ने क्या जी, जब खान साहब हुकूमत में आते हैं तो खान साहब 200 ब्यूरोक्रेट की लिस्ट देते हैं आज़म सलमान को, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब होते हैं। ये आज़म सलमान अपने करीबी ज़राए को बता रहा है, करीबी दोस्तों को बता रहा है कि उनमें पहले नंबर पे टीके का नाम होता है। और मैं टीके के खिलाफ एक्शन लेता हूँ, उसे सस्पेंड करता हूँ, उसके खिलाफ अभी इंक्वायरी शुरू होती है, तो कुछ दिनों बाद होता है कि नहीं भाई इसको नहीं छेड़ना, और 4 दिनों बाद उसके टीके जो है चीफ सेक्रेटरी पंजाब बन जाता है। कौन बनवाता है? वो जी बुशरा बीबी और वो जी फरक गोगी बनवा देती है। और फिर वो टीके उसकी जो बेटी है उसको 72 करोड़ की इस्लामिया। कोई जाए ना, पूछे तो सही, एक 22 ग्रेड का सरकारी मुलाजम है, कोई जाए, कोई FBR जाए, कोई। हम ऐसे बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन को जानते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को जानते हैं, जो कहते हैं ना अभी ब्यूरोक्रेट हैं, ग्रेड 21 ग्रेड 22 के लोग हैं, उनकी तनख्वाह और उनकी बाकी सारी मुराद को भी हम लोग मिला लेना, उनके पास फिर भी इतने असासे होते हैं कि वो बहुत आसान उसका तरीकाकार है, फार्मूला कि आप उनसे पूछें भाई कहाँ से लाए हो तनख्वाहों को और बाकी चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर कोई पूछता नहीं है। मैं आपसे सवाल लेके आता हूँ, सिर्फ इस बात को मैं थोड़ा सा देखिए, मसला ये है कि हमारी जो यूथ इस वक्त पाकिस्तान की यूथ सबसे ज़्यादा समझी जा रही है कि जो हमारी टोटल आबादी है ना, उसमें यूथ का बड़ा किरदार है, यूथ ज़्यादा उसमें आ रही है परसेंटेज में। लेकिन जो यूथ ने PTI का साथ दिया वो इसीलिए दिया कि मुल्क के निज़ाम को बेहतर किया जाए। अब उसी तरह के इल्ज़ाम तो उससे पहले की सियासी जमातों पर थे, इसलिए लोगों के पास अब कोई ऑप्शन होता नज़र नहीं आ रहा। हमने यही अभी सिर्फ एक बात, अभी हम देखें कि मरकज़ में हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब की PDM की हुकूमत आई है। आप इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स ने, अभी की मैं आपको बात, पिछले हफ्ते एक इन्होंने वो जारी किया, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जारी हुआ है, फिनांस मिनिस्टर ने जारी किया है कि जो ग्रेड 17 से लेकर 22 साल तक के अफसर हैं उनकी मराहत में 150% इजाफा किया गया है। देखें ना, एक तरफ से आप कहते हैं मुल्क का खजाना खाली है, दूसरी तरफ से अलग से गाड़ियाँ मंगा रहे हैं, उनकी मराहत में काबीना ने तो अपनी तनख्वाहें वापस करने की बात करी, उनका जी हमें कुछ नहीं चाहिए। क्या जरा क्या फायदा है कम। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल करना चाहता हूं, जब आपके पास होता है उस होद्दे से आप क्या नहीं फ़ायदा उठा सकते? तनख्वाहों की जो वो 1,80,000 आप ना मिले, किसी को बता दो कि मैं मिनिस्टर हूं तो वो उससे बहुत सी मुराद ले लेता है। यहाँ पर जो मेरा सवाल है वो ये है कि हमने 2018 के इंतखाबात से पहले, क्योंकि जिस यूथ का आपने जिक्र किया और जिस तरह से लोगों ने उम्मीद लगाई चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से और PTI से कि शायद एक तब्दीली है और एक ऐसी तब्दीली जो कि खुद से आने वाली है और लोगों में शऊर पैदा करके लाई जा रही है, उसका भांडा फूट गया कुछ अर्सा पहले और पता चला कि ये तो वही तब्दीली जो एस्टेब्लिशमेंट लेके आई थी और फिर उसी तरह से इक़्तिदार में आए जैसे बाकी लोग इससे पहले आते रहे, बैसाखियों का सहारा लिया। इन बैसाखियों को हमने माजी में भी इस्तेमाल होते हुए देखा और बैसाखियों के सारे लोगों को आते हुए भी देखा। अब मुझे ये बताइएगा कि इन बैसाखियों के खिलाफ कार्रवाई हो जानी चाहिए और इन लोगों को जिस तरह से आज बाजवा साहब का सरेआम नाम लिया जाता है, इमरान खान साहब भी लेते हैं, हालांकि इमरान खान साहब को लाने वाले वो थे, जनरल फैज़ हमीद ने उनको बहुत सपोर्ट दी, ये सारी बातें खुलेआम हो गई, सरेआम हो गई, लेकिन वो सारे मज़े ले रहे हैं, बाहर चले गए हैं, उनको कोई नहीं पूछता है, उनका कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सबसे बड़ा फिर मसला उधर ही आ जाएगा कि अब इस वक्त आम पब्लिक के अंदर ना इन सारी चीज़ों के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब कौन इनका एहतसाब करेगा? हर इदारा जो है ना वो उसमें मुलविस पाया जा रहा है, हर शख्स जो है वो मुलविस पाया जा रहा है। प्रॉब्लम ये चाह रहे हैं, लोगों के अंदर बेचैनी है और ये सारी अनारकी की तरफ जा रही है। एक दफ़ा इसको सेटल कर देना, ले करेगा कौन? मसला ये इमरान खान को इसलिए लोगों ने वोट दिया था, इमरान खान के पीछे इसलिए लोग
चले थे कि शायद ये हमारा निजात दहंदा है, शायद इसी की वजह से मुल्क सुधर जाए, वो भी उसी डिगर पर चल पड़े जिस पर वो पहले वाले चलते रहे। प्रॉब्लम यही चाह रहा है, सबसे बड़ी परेशान को हालत यही है कि इस वक्त एक तरफ से महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ से इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है, निज़ाम कोई नहीं है। तो मुझे तो यही लगता है इस मुल्क में अनारकी फैलती जा रही है। शरेआम जो स्ट्रीट क्राइम कराची में होते थे अब यहाँ हो रहे हैं। बिल्कुल आपका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। मायरा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? मैंने इंतखाबात कर 90 दिन में इंतखाबात करवाएंगे, कोई साफ जवाब नहीं मिला, नहीं होते नज़र आ रहे आपको भी कि होंगे? जी मुझे भी लगता तो मुश्किल है, क्योंकि जब एक फ़ैसला अगर वो इनके हक़ में आता है तो दूसरे नहीं मान रहे, वो दूसरे के हक़ में आता है तो ये नहीं मान रहे। अब वही बात है कि कानून के अंदर ही वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाल लेंगे जिसके तहत आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन दूसरे तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन ही हल है कि आप एक दफ़ा इलेक्शन कराएं। ये आप गवर्नमेंट को लेकर आप आए। मुझे बताएं कि आपको लगता है कि वाकई इलेक्शन हल है इस वक्त? ये तो वाकई फिर इलेक्शन का रिजल्ट आए और ये ना माने, ये कौन गारंटी करेगा? आप कोई इस वक्त गारंटर कोई बीच में सियासी आएगा? जमात ऐसी नहीं जो अब 2 एक्सीडेंट लेने की लोग- पोजीशन में हो। हाँ, और लोग किसको गारंटर मानने को तैयार हैं? मतलब वो गारंटर भी आ जाए कि नहीं जी जो भी रिजल्ट आएगा माना जाएगा, तो लोग गारंटर मानने को तैयार ही नहीं है। लोग प्रोसेस के ऊपर यकीन ही नहीं रख रहे। कराची में भी जो इंतखाबात हुए थे वो भी मानने से इनकार कर कोई दिया। निगरान जज बैठा दिया जाए, कोई ऐसा मामला कर दिया जैसे हमने पनामा केस के अंदर देखा था कि उस कार्रवाई के ऊपर निगरान जज लगा दिए गए थे। जब तक मामला क्लियर नहीं होते या फैसला नहीं आता तो निगरान जज ने पूरी निगरानी की थी उस मामले की। न ये अब लोग उस पर एतमाद करने को देखिए, तैयार इस- होते हैं। इस पर मैं- सियासी जो क़यादत है ना, सबसे अहम बात ये है कि जब तक सियासी क़यादत किसी चीज़ के ऊपर एग्री नहीं करेगी, जो कि हमें नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि उनकी तो दुश्मनी लग रहा है कि ऐसी, हमें तो सियासत का यही पता था कि किसी तरह आपस में मिल बैठ कर कोई मसले का हल निकालेंगे। उन लोगों को हम वोट इसलिए डालते हैं, जिम्मेदारी कंधों पर डालते हैं। अगर हमारी तरह आपने लड़ना ही है तो फिर हम आपको वोट देकर किस चीज़ के लिए लाते हैं कि जब आपसे मसलों का हल ही नहीं निकल रहा तो आप गिव अप कर दें, आप कह दें जी हमसे मसले हल नहीं होते, आप लोग खुद ही सड़कों पे आकर वो मसलों को कहते हैं हल मसले करो। हल होते हैं, मसले हल होते हैं, लेकिन मसले जो पैदा करते हैं उनको माइनस कर दें या फिर उनको कह दें फिर आ जाएं आप। अच्छा, सबसे पहले तो जो आप इजाजुल एहसन वाला कह रहे हैं ना, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस अभी मौजूद हैं, ये दुनिया की तारीख में इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि एक जज सुन रहा हो और एक निगरानी निगरान कर। बैठा हो वो सब कुछ ए कीता है नहीं कीता। हाँ, मतलब stick ये उसके हाथ में हो। पाकिस्तान की अदलिया का तारीख तरीन दौर कह लें, फैसला कह लें, ये एक प्रेसिडेंट कह लें, तो इसको तो कभी भी जो है नज़ीर नहीं बनाया जा सकता और इसकी कभी तारीफ नहीं की जा सकती। दूसरा, आप जो कह रहे हैं मैंने कि जी जिस तरह से बाजवा कहा, साहब, आप उसको समझ सकें कि मेरा उसको कहने का मकसद हाँ मैं क्या है। समझ गया। मैं कहा जरा जिन लोगों ने नहीं समझा उनको जरा खुले आम समझा दें। अच्छा, अब दूसरा जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल जी रेड लाइन बनानी पड़ेगी। ये जनरल बाजवा, जनरल फैज, जो मान रहे हैं, जो जर्नलिस्टों को बुला के इंटरव्यू दे रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हम साबिक हुकूमत चीफ बनाने, जस्टिस साकिब निसार, हाँ बनाने ये गिराने, और वो बंदे जो सादिक अमीन के ठप्पे लगा रहे हैं, ठीक है, उनको कटहरे में लाएं सर। इस मुल्क के साथ बहुत ज्यादती होगी, जो होनी थी वो हो चुकी, ठीक है, वंस फॉर ऑल तय करें। एक बार वो होता है ना गाँव में ना, आपने देखोगे खेतों में ना एक काला कपड़ा टांग देते हैं, ठीक है, वो जो कवि होते हैं ना वो देखते हैं, वो कहने जाते पहले कोई काम मरे होया, फिर कहाँ होते नहीं जाता, आपको कोई ना कोई काला कपड़ा लटकाना पड़ेगा। काला ठीक है? कपड़ा लटकाया था ना, पेशावर से एक फैसला आया था लेकिन उस फैसले की कोई वक़्त नहीं हुई पेशावर हाई कोर्ट से। देखें, वो एक ताज़ा वाक़ झोंका तो था ना, हमें ये तो मालूम हुआ हमारी जुडिशरी में ऐसे भी लोग हैं, सिर्फ साकिब निसार जैसे लोग नहीं हैं, वो लोग भी मौजूद हैं जो फैसला करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल में फिर उन लोगों की कीमत उसका बढ़ेगी। अंजाम भी बताते हैं क्या हुआ। जस्टिस लेकिन वकार से असल- इंतकाल कर देखें गया, ना, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। पुरस्कार उसकी हलाकत देखिए, हुई। उसकी अभी दूसरे नंबर बतौर पर- जर्नलिस्ट दूसरे नंबर पर- इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, उनकी हाँ। फैमिली ने इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई, तो मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये जो हैं, जो पाकिस्तान इस हालत पे पहुंचा, खास करके रजीम चेंज जो पिछली हुई 2018 में, जो पनामा वाला हुआ, जिस तरह जजेस बिठाए गए, जिस तरह बेंच बनाए गए, जिस तरह सादिक अमीन करार दिया गया, और जिस तरह मौसूफ बैठ के ये फरमाते थे कि 3-4 MPA तो मैं वैसे उड़ा दूं। अगर किसी मुअज़्ज़म मुल्क में इस तरह कोई कहे तो उसको तो चीफ जस्टिस रहने का हक ही नहीं पहुंचता। मैं कोई सियासी बात तो नहीं करता, लेकिन इसी साहब, पर- मुझे इसी पर- वो डैम वाला वाकया बहुत अच्छे से याद है। वो कहते थे कि यार मैं इधर एक खैमा लगाऊंगा और मैं इस डैम की निगरानी करूंगा, मैं बैठा रहूंगा और मैं जब तक डैम बन नहीं जाता मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, और मैं जब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है मैं इस डैम पे ऊपर मौजूद बस रहूंगा। उसके बाद वो 8-10 अरब जो उसने कमाए वो भी गायब हो गए। पता नहीं इस मुल्क के साथ बार बार खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, इसी निज़ाम पर जो हम बात कर रहे थे कि जजेस के हवाले से, देखिए जजेस का निज़ाम भी चेंज करना चाहिए। जितने भी जजेस लगते हैं वो सियासी बुनियादों पर लगते हैं, उसके बगैर लग ही नहीं सकते। और इसके अंदर आप देखें कानून के तहत 2% कोटा ब्यूरोक्रेसी का भी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी। आज तक कोई सिविल ब्यूरोक्रेट को जज नहीं लग सका। क्यों? उन वहाँ पर मोनोपोली है,
वही वकील जो सियासी जमात से ताल्लुक़ होगा जिसका वो लग सकेगा। किसी गैर जानिबदार वकील को आज तक जज ना लगाया गया है, ना आइंदा हमें को लगते नज़र आता है। इसीलिए पहले तो इस निज़ाम को बदलना चाहिए ना कि भाई जब सफारे से जज लगेंगे तो उनके मफादात को ख्याल आप भी रखेंगे। निज़ाम के बदलने के हक में, यहाँ पर बैठा हर शख्स जो है वो निज़ाम को बदलने के हक में, सामने देखने वाले तमाम तर हैं, लेकिन इस निज़ाम को बदलने के लिए हिम्मत कौन लेके आएगा? वो किससे हम लोग उम्मीद लगाएं? कौन सा ऐसा इदारा है? लोग फ़ौज की तरफ देखते थे, लोग अदलिया की तरफ देखते थे, अब आप खुद ही कहते हैं कि लोग किस तरफ देखने को तैयार ही नहीं है, तो फिर कहाँ से निज़ाम बेहतर होगा? बस निज़ाम बेहतरी के लिए आपको कानून की हुक्मरानी करनी पड़ेगी, बारकैफ आइन के ऊपर हुक्मरानी जो है आइन की वो उसकी बालादस्ती करनी पड़ेगी। मसला तो ये है, जो बंदा यहाँ पर आइन बनाता है, जो ये कहता है कि जो आइन तोड़ेगा उसकी सजाए मौत होगी, उसी को हम ऊपर फांसी पर चढ़ा देते हैं। फवाद चौधरी साहब प्रॉब्लम कहते तो ये हैं, ओन शराजी फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर इस दफ़ा 90 दिन में इलेक्शन नहीं होते तो इसका मतलब है कि आइन लपेट दिया गया, आइन शाइन कहीं नहीं है। देखें, जब कासिम सूरी साहब बैठे हुए थे तो क्या फवाद चौधरी साहब बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, आज भी अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उनसे गप लग रही थी, तो फवाद चौधरी साहब को उस वक्त आइन नज़र नहीं आ रहा था जब कासिम सूरी उसको पामाल कर रहा था। जब अदम एतमाद के बाद आइन कहता है कि आप असम्बली नहीं तोड़ सकते, तो आप अदम एतमाद के बाद असम्बलियाँ तोड़वा रहे थे, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने रात के 11 साढ़े 11 जाके आप जनाब वो सेशन को आगे लेके चल रहे थे। तो ये यहाँ पे ना अपनी पसंद का आइन है, अपनी पसंद का, हर चीज़ अपनी पसंद की है। लेकिन दो स्टेटमेंट्स बड़ी मज़ेदार हैं। एक तो आपने डैम वाली बता दी ना कि बाबा रहमते कहता था कि मैं डैम के पास बैठूंगा। एक और भाई साहब हैं, वो भाई साहब हाजी साहब कहते थे कि मैं गुमनाम हो जाऊंगा, गुमनामी की ज़िंदगी गुजारूंगा। अच्छी गुमनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कभी किसी साफ़ी को कॉल कर रहे हैं कि ये मेरी बात चला दो, पसंदीदा साफ़ी को फिर कॉल कर रहे हैं ना 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 नहीं चलाना, फिर किसी को घर बुला रहे हैं, खाना खिला के कॉलम लिखवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में 2 साल तो उन्हें रेस्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे जुल्म ये होता है कि जो उनके एहसास से लेके आता है साफ़ी, ठीक है, 12 वो जनाब 3 सरकारी मुलाजम भी फारिग कर दिए जाते हैं, और वो बेचारा शाहिद असलम कहता है मेरा ताल्लुक भी कोई नहीं है इसके साथ, उसके खिलाफ FIR कर दी जाती है। लेकिन कभी किसी ने ये पूछा है कि अगर ये एहसास आए हैं तो ये क्या एसेट बियॉन्ड मीन्स हैं या नहीं? क्या जनाब बाजवा साहब को ये जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए कि उनके और उनकी फैमिली के नाम पे अगर 12 अरब के असासे हैं तो उन्होंने कहाँ से लिए? अगर मैं जवाब दे सकता हूँ, आप दे सकते हैं, बाकी सारे लोग दे सकते हैं, उसमें सियासतदान जेलों के अंदर है, तो फिर मेरे ख्याल में जजेस और जर्नैल उनको जवाब ये देना चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के बेटे हैं ना, इस मुल्क के टैक्स पेयर हैं, हम भी इस मुल्क के टैक्स पेयर। जो जी हम लोग अक्सर सुनते हैं जजेस, जर्नैल और जर्नलिस्ट कहते हैं ये समझते हैं कि सब कुछ हम ही हैं। नहीं, अब जर्नलिस्ट नहीं रहे, अब मालकान हो गए सेठ चैनलों के मालिक, अखबारों चैनलों के मालिक जजेस और जर्नैल। मेरे ख्याल में अब इनको जब कानून के नीचे लेके आएंगे, और कानून के नीचे शहबाज शरीफ नहीं लेके आएगा, ठीक है, ये तयशुदा बात है। फिर कौन लाएगा? फिर हमारे इदारे मजबूत करें ना, ये इदारे मजबूत करेंगे। आप देखना वो चट्ठा कर रहा है ना पंजाब में, चट्ठा एंटी करप्शन उन्हीं का लगाया हुआ है, यहीं से उठा के लेके कर तो रहा है ना, सियासी पार्टी से ताल्लुक है। मैं कहता हूँ कि जो भी आइन तोड़ता है, सिर्फ मेरा ये आखिरी बात कि जो भी आइन तोड़ता है, चाहे किसी जमात का हो, इदारे मजबूत किसी इदारे का हो, चाहे किसी इदारे का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब जो सजा मिलेगी तो फिर फैसला था वो ठीक था। मतलब आइन शिकनी अगर होती है तो जैसे वकार सेठ वाला जो फैसला और था, उन लोगों को कटहरे में लाना चाहिए जिन्होंने एक आमर को कहा था कि 3 साल के लिए हम इजाजत देते हैं, तू आइन भी बदल दे, तू इलेक्शन भी। आज तो बड़ी और बावर्दी सदर भी मुंतखब, हाँ, आज तो बड़ा इशू है ना कि 90 दिन के अंदर वो जिस भाई साहब ने मामे ने 3 साल दे देते सर, नहीं आपको आइन नहीं, मेरा यहाँ पे इख्तिलाफ हो। अब भी अगर आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाब कराएं तो होने चाहिए, आइन की बलादस्ती होनी चाहिए। ये नहीं कोई कानून जो है वो कोई बच्चों का खेल तो है नहीं ना कि वो जो इनकी मर्जी से होना चाहिए या उनकी मर्जी से होना चाहिए। जो एक बात गर्दिश कर रही है वो यही है कि अगर किसी पे भी एतमाद नहीं है तो आप फिर टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट ही आपके पास एक हल रह जाती है कि आप कौमी असेंबली में आप बिठाएं जो आपके पॉलिटिशियंस हैं जो इलेक्ट होकर आए, और टेक्नोक्रेट जो कि बिल्कुल ही न्यूट्रल और किसी फायदे से जुड़े हुए ना हो उनको आप लेकर आए। वो जोंके आ जाती हैं, वो मुल्क को तबाह कर देती है। हो नहीं सकता कि बिल्कुल आपको न्यूट्रल या बिल्कुल साफ लोग मिल जाए, पॉसिबल नहीं। को फिर आप सेक्रीफाइस करेंगे ना, डेमोक्रेसी जो आपके मसलों का हल था, जो कि अवाम की उम्मीदें जिससे लगी हुई है, आप उसको फिर वही सेक्रीफाइस कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें वो हल नहीं नजर आता। लेकिन मसला सारा यही है कि जब तक सब जवाब देने होंगे, बशमूल हमारी कम्युनिटी के, हम सबको जवाब दे होना पड़ेगा कि अगर हम लोगों के ख्यालात को भी कहीं पर एंगल देते हैं, ट्विस्ट देते हैं, तो हम कहाँ पर कसूरवार हैं, हमें जवाब दे तो उस लेवल तक होना पड़ेगा। जब तक जवाब दे हम नहीं होंगे, जवाब नहीं देंगे, अपनी स्टैंडर्ड्स को बेहतर नहीं करेंगे, जो हमारी करप्शन के स्टैंडर्ड्स हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि आपको हर जगह पर एक चौकीदार भी आपको करता नजर आ रहा है, जो छोटा चौकीदार है, बड़ा चौकीदार भी करप्शन में इन्वॉल्व नजर आ रहा है। तो ये जवाब दे जब तक सबको नहीं होना पड़ेगा, एक पूरा
माइंडसेट है जो कि 70 साल में आपने डेवलप किया है, उसके ऊपर भी मेहनत करने की ज़रूरत है। जवाबदेह होंगे तो मेरे ख्याल से, और सिस्टम्स को आप मजबूत करेंगे तभी आपके हालात बेहतर बहुत शुक्रिया अजहर जदौरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। माहिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और शाह साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। जमहूरियत कहते हैं कि चलती रहे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन जमहूरियत का जितना टेन्योर हमने देखा या जमहूरी जो सिलसिले हमने देखे, वो जो कहते हैं, जो समझदार लोग हैं, जो जिन्होंने तमाम तर मामलात को करीब से देखा, वो कहते हैं कि जमहूरियत डिलीवर नहीं कर सकी। हमें किसी और निज़ाम की तरफ जाना होगा, हमें किसी और तरफ बढ़ना होगा, तब चीज़ें जाकर बेहतर होंगी। वो क्या निज़ाम होगा, कैसे लाएगा कोई, और जिन लोगों ने इस निज़ाम को तब्दील करना है वो लोग कहाँ से आएंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान कैसर खान तनोली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।